देखिए, 12th का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वहाँ से यदि डायरेक्ट टॉपिक को स्टार्ट किया जाए तो आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यदि आप समझना चाहते हैं तो आपको 11th का सारा बेसिक पार्ट समझना पड़ेगा। और यदि आप ये 11th का पार्ट समझे नहीं तो आपको कुछ भी समझ में आने से रहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ नहीं बुझाएगा। कुछ नहीं बुझाने का, अब आप कहिएगा सर हम तो 11th में पढ़े हैं फिर भी क्यों नहीं समझ में आएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आने का 2 रीज़न होगा। एक पहला रीज़न, कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो 11th को जो है सो फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर ऐसा मान के चलते हैं और पूरा का पूरा छोड़ देते हैं 11th यदि पढ़े ही नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तब तो सपना भी मत देखिए कुछ बात भी समझने का। और दूसरा रीज़न ये है कि जो लोग क्लास किए भी हैं, इतना लंबा टाइम गुजर चुका है जहाँ पर बहुत सारी बातें आपके दिमाग से बिल्कुल स्लिप सी कर गई होंगी, तो उस बातों को यदि रिवाइज ना कराया जाए तो ये आपके समझ से बाहर है, फिर तो ये समझ में आने से रहा। इसीलिए ये दोनों बात को देखते हुए, इस दोनों बात को देखते हुए आपको बिल्कुल शुरू से समझाना ज़रूरी है, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग डायरेक्ट अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो पढ़ा नहीं पढ़ा सब समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे पहला लेक्चर है और टॉपिक है एन इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का परिचय यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, इस बात को समझने के लिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, पहले आप 5-10 मिनट हमारी बातों को सुनिए कि ये शुरुआत कहाँ से हुई। और बेहतर होगा कि आप घर पर जाकर इन सभी चीज़ों को बुक में पढ़िए, तो इसका पूरा हिस्ट्री समझ में आएगा कि कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, तो आपको समझ में आएगा। उसको हम थोड़ा शॉर्टकट में आपको बता देते हैं, डिटेल में आप बुक में पढ़िए, आपको और अच्छा नॉलेज होगा। तो सुनो, आज से 200 साल 250 साल पहले भी तो लोग थे, अब भी हैं। उस समय साइंस उतना डेवलप नहीं था और अभी साइंस थोड़ा ज़्यादा डेवलप है बनिस्बत 250 साल पहले के। तो उस समय जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने क्या किया कि जितना भी पदार्थ उनके अगल बगल दिखता था ना, उस सभी पदार्थ को उन्होंने बांटना शुरू किया कि ये किस कैटेगरी का है, ये किस कैटेगरी का है। तो उन्होंने क्या किया कि पदार्थों को 2 भाग में बांट दिया। अभी ध्यान रखिए, अभी हम आपको पढ़ा नहीं रहे, अभी आपको खिस्सा कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और ये सुनना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो उन्होंने क्या किया कि इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ना 2 भागों में बांट दिया। अब किस आधार पर इसको 2 भागों में बांटा, थोड़ा इसको भी सुन लीजिए। जो पदार्थ, जो सब्सटेंस जीव जंतु से मिला, या फिर जो सब्सटेंस प्लांट से मिला, पेड़ पौधा से मिला, इसको उन्होंने एक कैटेगरी में रखा। और बाकी जो बच गया, जिसका सोर्स मिनरल्स होता है, खनिज वगैरह, जो धरती पर नेचुरली धरती के नीचे से निकलता है, इन सभी चीज़ों को उन्होंने अलग पार्ट में रखा। धरती के नीचे से निकलने वाली चीज़ों में जैसे लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, इन सभी चीज़ों को उन्होंने एक अलग पार्ट बनाया। तो इस तरह से कुल कितने पदार्थ हुए? 2 तरह के पदार्थ हुए। एक वह पदार्थ जो जीव जंतु से पाया गया या पौधा से पाया गया, और एक दूसरा पदार्थ जो अदर देन ये था, जो जीव जंतु से और पेड़ पौधा को छोड़कर अदर जो सोर्स था उससे पाया गया। इस आधार पर उन्होंने एक को कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरे को कहा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उस समय जब ये चीज़ दिमाग में लोगों को आया कि हम पेड़ पौधा से मिलने वाले चीज़ों को, हम जीव जंतु से मिलने वाले चीज़ों को ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत रखे हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण लैब में कराया नहीं जा सकता है। ऐसा तब के साइंटिस्ट के द्वारा बात कहा गया। और ये बात वर्जिलियस ने कहा था, जिसको हम आगे वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से जाने।
ये सब बात पढ़िएगा बुक में तो डिटेल में आपको मिलेगा, और वो सब ऐसा छोटा छोटा बात है जो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो वर्जिलियस ने कहा कि, या उस समय के लोगों ने कहा, मेनली वर्जिलियस ने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन लैब में संभव नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड वह कंपाउंड हुआ जो जीव जंतु से पाया गया या फिर पेड़ पौधा से पाया गया। तो जीव जंतु से जो पाया जाएगा या पेड़ पौधा से पाया जाएगा उसको हम लैब में कैसे बनाएंगे, ऐसा सोचना था तब के साइंटिस्ट का। लेकिन बाद में 1828 में ओहलर नाम के एक साइंटिस्ट ने, जर्मन साइंटिस्ट थे ये, उन्होंने सबसे पहले एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करा दिया लैब में। और वो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में तैयार किया गया वह था यूरिया, NH2CONH2, जो अमोनियम साइनेट के थर्मल मतलब हीट के द्वारा उसको तैयार किया गया था, थर्मल डिकम्पोज करके उसको बनाया गया था। तो अमोनियम साइनेट ये कुछ ऐसा था रिएक्शन, यदि आप रिएक्शन जानना चाहते हैं तो NH4NCNO, इसी को उन्होंने गर्म किया ना तो यही बना दिया था NH2C+O NH2, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिया। यही पहला सब्सटेंस है जो 1828 में सबसे पहले ओहलर ने बनाया। उसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी धीरे धीरे डेड हो गया। वाइटल फोर्स थ्योरी के डेड होने का मतलब ये बात धीरे धीरे प्रचलन से ख़त्म हो गई कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन लैब में नहीं कराया जा सकता है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन लैब में कराया जा सकता है। बाद में फिर फैराडे ने एसिटिक एसिड वगैरह बना दिया और धीरे धीरे इतना सारा कंपाउंड लैब में बनने लगा जो अभी आपके सामने दिखता है। तो ये इसका छोटा सा हिस्ट्री जो हम आपको बताए, इसको और डिटेल में पढ़िएगा तो बुक में आपको मिलेगा। क्या यहाँ तक आप बात समझ गए? उसके बाद जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया तब फिर से ये सारे पदार्थों को कैटेगराइज्ड किया जाने लगा, क्योंकि पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड हम उसको बोले थे जो जीव जंतु से मिला या पेड़ पौधा से मिला, लेकिन अब तो ऐसा भी कंपाउंड हो गया ना जिसका निर्माण लैब में कराया जाने लगा, तो वहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनीशन बदल गया। ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनीशन बदला तो उसी में स्टडी आगे जो फर्दर स्टडी हुआ उसमें पाया गया कि ये कार्बन एटम, अकेला कार्बन एटम हाइड्रोजन के साथ मिलकर और कुछ अन्य एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस सब के साथ मिलकर ये अकेला कार्बन बाकी सब एलिमेंट्स जो आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं उसकी तुलना में कई गुना ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। और एक ब्रॉड साइंस के रूप में इसको देखा जाने लगा, जहाँ पर कार्बन के इतने सारे कंपाउंड हो गए जिसको एक साथ पढ़ना हमारे लिए संभव नहीं था। तो वहाँ से क्या किया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनीशन चेंज कर दिया गया, और ये ओल्ड डेफिनीशन है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है, तब क्या बताया गया? तो बताया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है यह मेनली कार्बन और हाइड्रोजन से बनता है, लेकिन कभी कभी इसके साथ दो चार और एलिमेंट्स आएंगे जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आएंगे, सल्फर, और ये हेलोजन में जो चार एलिमेंट आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब आएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग केमिस्ट्री के एक नए ब्रांच में पढ़ने लगे जिसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, और इसको भी डिफाइन किया गया। और इसमें इसको कैसे डिफाइन किया गया, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वह ब्रांच कहा जाने लगा जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वह ब्रांच कहा जाने लगा जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर को चेक करते हैं, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं, नोमेनक्लेचर को पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, उसके केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब किसके किसके साथ किस तरह से वो केमिकल रिएक्शन करता है, इसको पढ़ते हैं। और फिर इसी ब्रांच में पढ़ने लगे हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके आइसोमेरिज्म के बारे में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो डेफिनेशन ओल्ड डेफिनेशन था उसके अनुसार हम लोग कहने लगे कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ
नोमेनक्लेचर, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इसी को हम लोग केमिकल रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कह सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी, आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चूंकि हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो सबसे पहले तो हमारे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ना कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन लिखें। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन हम लोग दो तरीके से लिखेंगे। ये इसका ओल्ड डेफिनेशन है, अब इसका मॉडर्न डेफिनेशन सुनिए। इसके मॉडर्न डेफिनेशन को सुनने के लिए या समझने के लिए आपको एक नया टर्म, एक नया डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड का समझना पड़ेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड ओल्ड डेफिनेशन के अनुसार कहा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वह कंपाउंड है जिसका निर्माण मेन रूप से कार्बन और हाइड्रोजन के साथ होता है, लेकिन कभी कभी इसके साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और कुछ अन्य एलिमेंट हेलोजन का आता है। लेकिन बाद में इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक अलग तरीके से डिफाइन किया गया। कहा गया कि जितना भी हाइड्रोकार्बन है और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है, यही सब क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी एक नया टर्म आ गया, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन वह कंपाउंड होता है जिसका निर्माण सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु से होता है, कार्बन और हाइड्रोजन एटम से होता है। हाइड्रोकार्बन हम सिर्फ उस कंपाउंड को कहेंगे जिस कंपाउंड का निर्माण सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम से होता है। जैसे एक आध एग्जांपल बताइए तो, CH4, C6H6, C2H2, C2H4, these all are organic, these all are hydrocarbon because it forms only carbon and it forms only by carbon and हाइड्रोजन एटम। तो ऐसी स्थिति में हाइड्रोकार्बन हम लोग किसको कहेंगे? जिसका निर्माण सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम से, उसी को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और एक टर्म पढ़ने के लिए आया हम लोगों को, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से जिस चीज़ का निर्माण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। जैसे मिल्क, दूध, सिंपल दूध हुआ, और डेरिवेटिव्स ऑफ मिल्क क्या है? पेड़ा, दही, खीर, स्पंज। बात समझ में आ रही है? हाँ, रसगुल्ला। तो डेरिवेटिव्स का मतलब आप समझे यहाँ पर? देखो, कभी आपको बोला जाएगा डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, कभी बोला जाएगा डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो जिसका डेरिवेटिव्स है, इसका मतलब उसी से उस चीज़ का निर्माण हुआ है। बोलिए, क्लियर है ये चीज़? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दोबारा डिफाइन किया गया मॉडर्न तरीके से, और कहा गया ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो एक मॉडर्न डिफिनेशन समझ लीजिए लिए, और आप एक ओल्ड डिफिनेशन समझ लीजिए। बात समझ में आ गई? और ऑर्गेनिक कंपाउंड का चर्चा आया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी दो डिफिनेशन हो गया। वह कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो और साथ साथ कभी कभी कुछ और एलिमेंट्स आए, एक ये। और इसका मॉडर्न डिफिनेशन है कि जितना भी हाइड्रोकार्बन है या डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है, यही क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब जो बात हम लिखे हैं, इसी सब बात को हम एक एक करके, जो बात अभी हम बोले हैं उसी सब बात को अब हम एक एक करके लिखेंगे, ठीक है? तो आप हेडिंग सबसे पहले डाल दीजिए, एन इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सब रिएक्शन हम मिटा देते हैं, ये सब तुम बुक पढ़ोगे 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो तुमको ये सब वहाँ डिटेल में लिखा हुआ मिलेगा। और हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का एक एक लाइन पढ़िए। आपको बहुत सारा बात सुनने और समझने के लिए मिलेगा, पढ़ने के लिए मिलेगा, जो आपके नॉलेज को बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएगा। बहुत सारी बातें जिससे आप अनजान होंगे वो सब आपको समझ में आएगा, ठीक है? इसीलिए आपको पढ़ना चाहिए। लिखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
लिख लिए? लिखेंगे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with nomenclature फिजिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, आप किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टी से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस? फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं ये आप समझ जाइएगा तो अपने समझ जाइएगा इसका इसका क्या प्रॉपर मीनिंग है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब देखो, अलग अलग चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। बॉइलिंग पॉइंट एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। फ्रीजिंग पॉइंट अलग अलग चीज़ों का अलग अलग होता है। मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है। उसका एपियरेंस, उसका कलर, उसका फिजिकल स्टेट, ये सब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो हम लोग लिख रहे हैं कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ नोमेनक्लेचर, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में को ही हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर भी लिख देते तो भी चलता, क्योंकि आइसोमेरिज्म में अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर को भी बताया जाएगा। ये सब जब पढ़िएगा तो डिटेल में समझिएगा आइसोमेरिज्म क्या है। अभी इस वर्ड का ज़्यादा मतलब समझ में नहीं आएगा, आगे समझ में आ जाएगा। एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड is called organic chemistry। ध्यान रहे बाबू, ये इसका ओल्ड डेफिनेशन है। इसका जो न्यू या मॉडर्न डेफिनेशन है अभी तुरंत बताए थे ना, याद है आपको? क्या याद है बताइए? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। लिखेंगे branch of chemistry which deals with the chemistry of hydrocarbon and derivatives of hydrocarbon is called organic chemistry। बोलिए, लिख लिए क्या? अब यहाँ पर हमको ये जो टर्म आया है ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है? इसको समझाने की ज़रूरत तो नहीं है। आप लिखिए आगे, स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका भी एक पढ़ेंगे ओल्ड डेफिनेशन और एक पढ़ेंगे
मॉडर्न डेफिनेशन। हमारा अगला टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लिखेंगे कंपाउंड्स कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम as main elements। Sometimes along with nitrogen, oxygen, sulfur and हेलोजेंस। हेलोजेंस के अंतर्गत ही क्या क्या आता है पता है तुमको? हेलोजन को हम लोग एक्स से इंडिकेट करते हैं और इसी के अंतर्गत आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यानी वह कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसका निर्माण मेन रूप से कार्बन और हाइड्रोजन से होता है, लेकिन कभी कभी कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ कौन कौन आता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और 4 एलिमेंट हेलोजन का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो आप जरा बताइए कि इसमें टोटल कितना एलिमेंट इन्वॉल्व हुआ? कार्बन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कितना एलिमेंट हो गया टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आज के डेट में टोटल 118 एलिमेंट खोजा जा चुका है। नाउ इट इज़ 118 एलिमेंट्स आर फाउंड इन नेचर। और उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल कितना एलिमेंट आता है? 9। मेन रूप से आपको आएगा कार्बन और हाइड्रोजन। कभी कभी आपको ये सब टच करेगा, तो कभी कभी टच करेगा तो पढ़ना तो पड़ेगा उस सब को, और बाद में तो जब हायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाओगे तो मैक्सिमम में टच कर देगा ये सब चीज़। तो हम लोगों को क्या करना है कि इस 9 एलिमेंट्स के बारे में एकदम डिटेल जानकारी चाहिए कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसका एटॉमिक मास क्या है, उसका वैलेंसी क्या है, उसका कोवैलेंसी क्या है, वो आपस में कैसे बॉन्ड बनाता है, वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ कैसे बॉन्ड बनाता है, सारा का सारा सिंगल बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, उसके बनाने का तरीका क्या है, बॉन्ड बनाने के बाद उसके पास लोन पेयर रहता है या नहीं रहता है, तो कितना रहता है। मतलब ये सब केमिकल बॉन्डिंग का कुछ कुछ जानकारी आपको हर हाल में चाहिए ही चाहिए, अन्यथा आप उलझ के रह जाएंगे, फंस जाएंगे, आपसे आगे कुछ नहीं होने वाला है। आई बात समझ में? तो इस पर हम थोड़ी देर के बाद फिर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप इसका मॉडर्न डेफिनेशन लिख लीजिए। किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। इसी का और करके एक मॉडर्न डेफिनेशन होगा। इसका डेफिनेशन पहले सुन लीजिए, सुनिएगा ध्यान से। हम कहेंगे इसमें कि कंपाउंड्स व्हिच आर आइदर हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी तुरंत नहीं यही बात बताया है, लिखिए।
compounds which are either hydrocarbon or derivatives of hydrocarbon is called organic compounds. बोलिए आप, यहाँ तक किसी को परेशानी भी है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली बनेगा इसी सब एलिमेंट से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको एक नोट लिखना है। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ये सब भी तो कार्बन ऑक्सीजन, CO2 कार्बन ऑक्सीजन, CH2 कार्बन सल्फर, CO3 कार्बोनेट आयन, ये यदि इसी को CaCO3 के रूप में लिखें, यदि Ca को हटा भी दें तो CO3, इस सब को होना चाहिए था ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ओल्ड डिफिनेशन के मुताबिक इस सब एलिमेंट से बनने वाला जो कंपाउंड होता है वो सब जनरली क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये सब भी तो बना है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। इसलिए क्योंकि यह ना तो हाइड्रोकार्बन है, क्या इसमें कभी किसी में कार्बन हाइड्रोजन आया है साथ? क्या ये सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड है? नहीं। और यह डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन भी नहीं है, मतलब इसका निर्माण, मतलब ये हाइड्रोकार्बन के डेरिवेशन से इसका निर्माण नहीं होता है। ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो इनऑर्गेनिक रिएक्शन से निकल के आता है। तो हम सिर्फ उसी को ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं जो या तो हाइड्रोकार्बन हो या फिर हाइड्रोकार्बन से बना हुआ कोई सब्सटेंस हो। ये ना ही हाइड्रोकार्बन है और ना ही हाइड्रोकार्बन से बना हुआ सब्सटेंस है। इसीलिए दीज ऑल आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नोट, CO कार्बन डाइऑक्साइड, CH2, CaCO3 are inorganic compounds, are inorganic compounds because these are neither hydrocarbon nor derivatives of हाइड्रोकार्बन। अच्छा एक बात बताओ, CCl4 ये हाइड्रोकार्बन है या नहीं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं? CCl4 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि यह डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है। लिख लो यहीं पर तो, बट CCl4 इज ऑर्गेनिक कंपाउंड because it is derivatives of methane या derivatives of hydrocarbon। अब यहां पर जो बात लिखा हुआ है थोड़ा इसको समझिए, सुनो ध्यान से। CH4 इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? मीथेन। इसका जब तुम रिएक्शन कराओगे ना Cl2 के साथ, ये एक्सेस अमाउंट में ले लोगे
और ये रिएक्शन होता है सनलाइट के प्रेजेंस में। आपको याद है सनलाइट के प्रेजेंस में होने वाला रिएक्शन क्या कहलाता है? फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो ये जब रिएक्शन करता है ना, तो ये सब लिख चुके हैं आप? लिख चुके हैं? जल्दी से लिख के पूरा कीजिए। बोलिए, पूरा हुआ क्या? तो जब ये सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है ना, तो बनाता है CCl4 और प्लस बनाता है HCl। बताइए, CCl4 बना हाइड्रोकार्बन से, इसीलिए हाइड्रोकार्बन से बनने वाला ये मेन प्रोडक्ट ही क्या कहलाएगा? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। और चूंकि ये डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है, इसीलिए CCl4 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बात समझ में आ रही है? इसी को हम लोग ना कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। तो इसी को हम लोग कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कहें या डेरिवेटिव ऑफ CH4 कहते हैं। लिख लीजिए, इसीलिए CCl4 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उतारिए। तब तो तुम कहोगे कि सर HCl भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये भी इसी से न बना। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन प्रोडक्ट आपका क्या है? वो होता है डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। उसको हम नहीं कह देंगे ऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिक एसिड है HCl। देखो यहाँ पर नाइदर हाइड्रोकार्बन लिखना छूट गया है। क्या लिख लिया आप? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का दो डिफिनीशन आप लिखे होंगे, एक लिखे होंगे मॉडर्न डिफिनीशन और एक ओल्ड डिफिनीशन। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी आप दो डिफिनीशन लिखे होंगे। कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना? इस टॉपिक में हम लोगों को 9 एलिमेंट्स के बारे में पहले डिटेल में जान लेना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे तो परेशानी नहीं होगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशानी आपको होगी। सबसे बाद में हम जानेंगे कार्बन को, अभी सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं 9 एलिमेंट में सबसे पहले कार्बन लिखे थे ना आप। हम अब एक एक करके सबको जानते हैं। हाइड्रोजन के बारे में सबसे पहले, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कन्फिग्रेशन होता है 1s1। S में केवल एक ऑर्बिटल होता है और इलेक्ट्रॉन भी एक है। बताइए इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? एक। इसका वैलेंसी भी कितना होता है? 1। इसीलिए यह हमेशा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो तुम ध्यान रखना, हाइड्रोजन हमेशा केवल और केवल एक ही बॉन्ड बनाएगा, एक से ज़्यादा बॉन्ड ये कभी भी नहीं बना सकता है। यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो भी एक ही बॉन्ड बनाएगा, और हाइड्रोजन किसी अदर एलिमेंट्स के साथ जुड़ेगा तो भी सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। क्लियर है ये चीज़? तो हाइड्रोजन को हम बॉन्ड के रूप में बनाना चाहें तो इस रूप में बना के छोड़ दें? बोलिए। एक और बात, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। किसी दूसरे एलिमेंट से ये अपना डुएट पूरा करता है या ऑक्टेट? डुएट पूरा करता है। तो Cl के साथ जैसे ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो याद होगा ये अपना ऑक्टेट पूरा करता है और हाइड्रोजन अपना डुएट पूरा करता है। तो हाइड्रोजन और Cl के बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। यहाँ पर 3 लोन पेयर रह जाता है, लेकिन हाइड्रोजन पर कोई लोन पेयर नहीं है। तो हाइड्रोजन हमेशा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है विदाउट एनी लोन पेयर। यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं होता है। लोन पेयर किसको कहते हैं ये सब बात तो जान ही रहे हो। और एक बात और सुन लीजिए, यदि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा करना चाहते हैं तो 2 चैप्टर आपका एकदम मस्त होना चाहिए। एक केमिकल बॉन्डिंग और दूसरा पीरियोडिक टेबल। ये दोनों यदि अच्छा नहीं है तो आपको बहुत कठिनाई होगी समझने में। इसीलिए ये दोनों चैप्टर 11th का है और इसको आप ज़रूर रिवाइज कर लीजिए, पढ़ के आइए, तब ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। नहीं तो हमको तो लगता है कि समझ में ही नहीं आएगा। फिर शुरू में समझ जाओगे, बाद में धीरे धीरे फंस जाओगे।
और एक बात और सुन लीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बड़ा अटपटा टाइप का चीज़। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना आपको कुल 7 चैप्टर पढ़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 चैप्टर पढ़ना है आपको, ठीक है। टोटल 16 चैप्टर आपको पढ़ना है। फिजिकल का यदि तुम एक चैप्टर नहीं पढ़ा, दूसरा पढ़ने आ जाओगे तो 1-2% बात नहीं समझ में आएगा, नहीं तो बाद बाकी सब बात समझ में आ जाएगा। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ क्या है पता है, इसका यदि तुम्हारा एक क्लास भी छूट गया, चैप्टर तो छोड़ दो, चैप्टर अगर छूट गया तो बातें खत्म, समझो तब समझो तुम डेड हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब हम हमारा कोई आदमी तुमको नहीं समझा सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक क्लास इंपॉर्टेंट है, ये लगातार ऐसे चढ़ते जाता है। और फिजिकल क्या है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, दूसरा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ, तीसरा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ये चैप्टर वाइज नहीं स्टार्ट होता है, ये एक ही बार स्टार्ट होगा और आपका सिलेबस सीधे यहाँ पर जाके ख़त्म हो जाएगा। बीच में कहीं भी ग्राफ ब्रेक हुआ तो आप गए, क्योंकि उस गैप को आप भर नहीं पाइएगा, उतना क्षमता आपका नहीं है। इसीलिए आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। यदि आप रेगुलर नहीं रहते हैं तो वीडियो लेक्चर पर पूरा क्लास देखिए, और जो वीडियो लेक्चर देख रहे हैं वो भी ध्यान रखिएगा कि रेगुलर वे में इस वीडियो लेक्चर को देखना है। ये नहीं कि आज एक देखे फिर परसों तीसरा देख लिए, चौथा देख लिए, वैसे में कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहला लेक्चर से रेगुलर रहिए। ये समझ में आ गया बात। अब देखो, अब हम बात करेंगे किसका, नाइट्रोजन एटम का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना पता है, 7। और कोई भी एटम उतना ही कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है जितना उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था तो एक बनाया, यदि किसी के पास 2 रहेगा तो 2 बॉन्ड बनाएगा, किसी के पास 3 रहेगा तो 3 बॉन्ड बनाएगा। और उसको हम निकालेंगे कैसे, इसको देखिए। नाइट्रोजन का कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p3 2 2 4 3 7। इसी को हम चाहें तो और करके लिख सकते हैं, हीलियम 2s2 2p3। अंदर के कन्फिग्रेशन से कोई लेना देना नहीं होता है, हमेशा बाहर के कन्फिग्रेशन से लेना देना होता है। एस में कितना डब्बा बनता है बाबू, एस में 1 डब्बा बनता है, पी में 3 डब्बा बनता है, क्योंकि पी में ऑर्बिटल कितना होता है 3। डी में कितना डब्बा बनता है 5, क्योंकि डी में 5 ऑर्बिटल होता है। और एफ में कितना डब्बा बनता है 7। आपको याद होगा एस में मैक्सिमम 2 रख सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10 और एफ में मैक्सिमम। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इसको कितना ऑर्बिटल चाहिए 1, इसको कितना ऑर्बिटल चाहिए 3, इसको कितना ऑर्बिटल चाहिए 5 और इसको कितना ऑर्बिटल चाहिए 7। तो एस में हमेशा 1 ऑर्बिटल, पी में हमेशा 3 ऑर्बिटल, डी में हमेशा 5 ऑर्बिटल और एफ में हमेशा 7 ऑर्बिटल रहता है। तो एस जब भी बनेगा तो 1 डब्बा, पी जब भी बनेगा तो 3 डब्बा, डी जब भी बनेगा तो 5 डब्बा, एफ जब भी बनेगा तो 7 डब्बा। तो एस में यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है 2, एक आपको ऊपर दिखाना होगा और एक नीचे, चूँकि इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट स्पिन में रहता है। पी में 3 इलेक्ट्रॉन है। भरने का तरीका है कि आप पहले इसको एक एक करके भरिए। आपको हुंड्स रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल 11th में बताया गया था, वहीं से ये रिलेटेड टॉपिक है। P2 रहता तो हम केवल 2 को भरते। देखो इधर, P1 रहता तो ऐसे बढ़ाता, P2 रहता तो ऐसे बढ़ाता, P3 है तो ऐसे बढ़ाएगा, P4 है तो अब पीछे से हम लोग अपोजिट स्पिन में इसको पेयर्ड करते चलेंगे। तो P4 रहता तो ऐसे, P5 रहेगा तो ऐसे और P6 रहेगा तो ऐसे, सारा का सारा पेयर्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर है क्या P3, तो P में तो केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा। तो बताइए यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 3, इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी कितनी होगी, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है वैलेंसी उतनी ही होती है। तो इसकी वैलेंसी या इसी को आप लोग कोवैलेंसी के अंतर्गत रखिए, जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का क्षमता होता है 3 होगा। इसका ये मतलब हुआ कि नाइट्रोजन हमेशा कितना बॉन्ड बनाएगा 3, हमेशा 3 बनाएगा। अब ये 3 किस किस तरह से बना सकता है, जैसे हाइड्रोजन केवल एक ही बॉन्ड बना पाया और वहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं था, लेकिन यहाँ पर देखो नाइट्रोजन के साथ
अच्छा ये बताओ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है ना, कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 5। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए, तो इसका 3 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में भाग ले लेगा। तो आपको नहीं लगता है कि आउटर मोस्ट सेल का 2 इलेक्ट्रॉन बैठा रह जाएगा? जो 2 इलेक्ट्रॉन बैठा रह जाएगा उसी को हम लोग लोन पेयर कहते हैं। एक पेयर उसको बोलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को हम एक पेयर बोलते हैं, तो एक लोन पेयर हुआ। तो बताइए नाइट्रोजन हमेशा कितना बॉन्ड बनाएगा? 3। और 3 बॉन्ड जब बनाएगा तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, जिसको हम लोग एक लोन पेयर के रूप में दिखा सकते हैं। अब ये दिखाया हुआ हो या दिखाया हुआ ना हो, आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर लोन पेयर है। तो ये ऐसे बॉन्ड बना सकता है, यदि एक डबल और एक सिंगल बनाए तो भी ये बॉन्ड बना सकता है। और यदि नाइट्रोजन एक ही एटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना ले तब ये भी हो सकता है। यानी नाइट्रोजन कुल कितने तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन किया? 3 तरीके से। या तो अलग अलग एटम के साथ सब के साथ सिंगल बॉन्ड बना ले, जैसे NH3 HHH अमोनिया। इसी में मान लीजिए कि यहाँ पर H जुड़ जाए और यहाँ पर O जुड़ जाए, HNO, वो भी बन सकता है। यहाँ पर मान लीजिए नाइट्रोजन अपने खुद जुड़ जाए या कार्बन के साथ जुड़ जाए। तो ये 3 तरह से बॉन्ड बना सकता है, तीनों का तीनों सिंगल, एक डबल एक सिंगल, या फिर तीनों का तीनों एक ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाए। तो अब आपको ध्यान रखना है कि एक न्यूट्रल नाइट्रोजन एटम हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है। तीनों का तीनों सिंगल रूप में हो सकता है, वो तीनों में एक डबल एक सिंगल हो सकता है, या फिर एक ही बॉन्ड बने ट्रिपल बॉन्ड बन जाए। और हर केस में नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर रहेगा ही रहेगा, चाहे वो दिखाया गया हो या दिखाया गया ना हो। गलती से यदि आप इस बात को भूल जाइएगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा झटका मारेगा जिससे कभी आप उबर नहीं पाइएगा। तो आज के बाद ये दोबारा हम नहीं बोलेंगे कि नाइट्रोजन न्यूट्रल में हमेशा 2 लोन पेयर रखता है, ये आपको पता रहना चाहिए। क्लियर है ये चीज़? उतार लीजिए इसको। हम सभी 9 एलिमेंट को एक एक करके चेक करेंगे। अभी तक कितना एलिमेंट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं? 2 एलिमेंट के बारे में। बाकी 7 एलिमेंट के बारे में अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो लेक्चर से जुड़े हुए रहिए और कंटिन्यू रहिए। रेगुलर वे में लेक्चर को पढ़िए, समझ में आएगा। इरेगुलर वे में पढ़िएगा, समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि रेगुलर रहिए, जो क्लास में है वो भी और जो वीडियो लेक्चर पर पढ़ते हैं वो भी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।